हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। विनीत कोचिंग के द्वारा एक सीरीज लॉन्च की जा रही है जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए होगा, असर्शन, रीजन और केस स्टडीज की। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक अनयूजुअल थोड़ा प्रैक्टिस है। अभी भी टेक्स्ट बुक्स में इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से। तो वीसीजीसी एक सीरीज लेकर के आया है आप लोगों के लिए, जिसमें हर एक चैप्टर के असर्शन, रीजन एंड केस स्टडीज को वो क्विकली आपको रिवाइज कराएगा, आपको प्रैक्टिस कराएगा, जिससे कि आपको एग्जाम से पहले इसका एक अमूमन आइडिया हो जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो हम रियल नंबर चैप्टर से शुरुआत करेंगे इसकी, और सबसे पहले असर्शन रीजन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे पहले हमें यह चेक करना होता है कि असर्शन नाम से दिया हुआ जो स्टेटमेंट है, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर रीजन नाम से जो दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वह भी ट्रू है या फॉल्स है। तीसरी बात हमें यह चेक करनी होती है कि रीजन नाम से जो स्टेटमेंट दे रखा है, क्या वो किसी प्रकार से कंसेप्चुअली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, और यदि एक्सप्लेन कर रहा है तो उस प्रकार से हम ऑप्शन चुनते हैं। ऑप्शन ए हम तब चुनते हैं जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं, और रीजन जो यानी सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तब हम यानी दोनों ट्रू भी हो और सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा हो। बी ऑप्शन हम तब चुनते हैं जब असर्शन, रीजन दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन अपनी अपनी जगह पर दोनों स्टेटमेंट सही है। सी, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन गलत है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। डी तब चुनते हैं जब असर्शन गलत है यानी फॉल्स है, और रीजन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ए बी सी डी ये तीनों इंस्ट्रक्शंस वैसे तो हर सवाल में दे रखे होते हैं, लेकिन लगभग बच्चे इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें याद हो जाता है। ए असर्शन हम तब चुनते हैं जब दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं और दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा होता है। बी हम तब चुनते हैं जब पहला दूसरा दोनों सही होता है, लेकिन वो बी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। जब असर्शन सही होता है, रीजन गलत होता है तो सी चुनते हैं, और असर्शन गलत है और रीजन सही है तो हम डी चुनते हैं। तो ये लगभग आपको याद भी हो जाएगा, और वैसे भी इसके इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे। अब चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में ये जो हम जो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जाएंगे, उसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने असर्शन रीजन के तौर पे वो ये है कि 11 into 4 into 3 into 2 plus 4 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। कहने को ये सवाल के रूप में भी आते हैं, लेकिन यहाँ एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर का हम लोग को एक डेफिनेशन आइडिया होगा कि कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर्स में नंबर्स को डिवाइड करते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, वन और इटसेल्फ। तो हम कॉम्पोजिट नंबर्स में जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, तो हम पाएंगे कि यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा 11 into 3 into 2 और प्लस 1। अब और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 4 इंटू, फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 2 जा 66 और ये 67। हम फर्दर इसको देखेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 67, यानी इसके फैक्टर्स जो हैं 2 भी हैं, 67 भी है, 1 भी होगा और नंबर इटसेल्फ भी होगा, यानी कि इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। यानी असर्शन जो बात है वो एकदम सही कही गई है। अब रीजन में जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहले वो सही है गलत है, पहले ये देखेंगे। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक चैप्टर 1 में पढ़ाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट अपनी जगह ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट अपनी जगह ट्रू है, लेकिन अब हम यहाँ ये जांच करनी है कि क्या रीजन यानी सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। तो जब हम चेक करते हैं कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं, प्राइम नंबर है या नहीं, वहां नंबर ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे हम उसको चेक कर रहे होते हैं। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल करके आ रहे होते हैं तो कॉम्पोजिट नंबर है, और 2 फैक्टर्स नहीं, अगर 2 ही फैक्टर्स हो रहे होते हैं, 1 इन इटसेल्फ, तो प्राइम नंबर है। तो यहाँ स्टेटमेंट ये सही है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह एक्सप्लेनेशन में हम तब इसको काउंट करते जब ये लिखा होता कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर the numbers which has more than 2 factors are known as composite numbers, तो वो इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है एग्जैक्टली। तो इसलिए हम ऐसे केस में ऑप्शन कौन सा चुनेंगे, इस असर्शन रीजन के लिए हमारा सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। अब ऐसे हम दूसरे असर्शन रीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो असर्शन है फॉर नो वैल्यू ऑफ एन, एन की किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी मतलब एन की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर, द नंबर्स 8 raised to the power n ends with digit 0। मतलब हमारे पास n की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती
जिससे कि 8 की पावर n के स्थान पर उसको रखे, जैसे n की जगह हम 1 रखना चाहें, n की जगह 2 रखना चाहें या n की जगह 3 रखना चाहें, हम n की जगह कुछ भी रख दें, 10 रख दें, 5 रख दें, हम कुछ भी नंबर रख दें n की जगह, कोई भी नेचुरल नंबर हम रख दें, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। तो ये बात सही है गलत है? देखिए इस तरीके के सवाल चैप्टर 1 में मतलब बहुत सारे पूछे जाते हैं और उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी नंबर जो 0 के साथ एंड होता है, तो कोई भी पहला नंबर कौन सा है जो 0 के साथ एंड होता है, वो 10 है। तो 10 इज द फर्स्ट नंबर, जब हम काउंटिंग करेंगे नेचुरल नंबर्स की 1 से लेकर के, तो 10 पहला नंबर आएगा जिसमें 0 आता है। अब जरा हम देखें कि जो पहला नंबर जिसमें 0 आता है उसमें कम से कम कौन कौन के फैक्टर्स, कौन कौन से प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स हैं, तो एक 2 उसका फैक्टर होता है और 5 इसका फैक्टर होता है। यानी जो फर्स्ट नंबर 0 के साथ एंड हो रहा है यानी कि 10, उसमें मिनिमम 2 और 5 का एज अ फैक्टर होना जरूरी है। अब हम यहाँ क्या पाते हैं, जैसे 8 है, अगर 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल 2 इंटू 2 इंटू 2 निकल के आता है। इसमें कोई भी नंबर ऐसा 5 के तौर पे नहीं आ रहा कि अगर 5 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जिससे कि 0 बन सके। तो चूंकि 0 ऑब्टेन करने के लिए 2 और 5 का एज ए फैक्टर होना मैंडेटरी है और 8 के फैक्टराइजेशन में केवल 2 हमारे पास है, तो इसका मतलब है n की जगह चाहे कुछ भी रख दें हम, लेकिन 8 रेज टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। तो ये बात जो यहाँ पे लिखी गई है ये बिल्कुल ट्रू बात है, यानी असर्शन एकदम ट्रू है। अब रीजन देखते, रीजन क्या है, पहले हम ये ट्रू है फॉल्स है इसकी जांच करेंगे, फिर आगे की बात देखेंगे। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज नॉट यूनिक। यहाँ कह रहा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी नेचुरल नंबर का वो यूनिक नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो ये बात देखिए कितनी गलत है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो जो कि प्राइम नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो जो कि नेचुरल नंबर से ही बनेंगे, उनका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, और ये कह रहा है नॉट यूनिक। तो ये यहाँ जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो हमने क्या पाया, यहाँ असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू मतलब ऑप्ट करेंगे, सी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। तो ये क्लियर हो रहा होगा आप सबको, बार बार हम इस पर नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे ट्रू है फॉल्स है ये चेक करेंगे और वो उसको एक्सप्लेन करता है या नहीं करता उसको चेक करेंगे। अब हम आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। असर्शन दे रखा है अंडर रूट ए, ये अंडर रूट ए है, अंडर रूट ए इज एन इरेशनल नंबर वेयर ए इज ए प्राइम नंबर। यानी अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हो, अगर वो प्राइम नंबर हो तो ये हमेशा इरेशनल होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अंडर रूट कब सिंप्लीफाई होगा, जब नीचे कोई ऐसा नंबर हो जिसके मतलब जो ट्वाइस प्रोडक्ट में लिखा हुआ होगा, उसी को तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब चूंकि ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को तो हम फैक्टराइज सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, तो ये नंबर हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, और ये बात अपनी जगह पूरी तरह से ट्रू है। अब रीजन की तरफ ध्यान देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट होगा तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ये बात भी अपनी जगह सही है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो बात लिखी हुई है ये इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है, यानी यहाँ पे जो अंडर रूट ए एक प्राइम नंबर है उसको यही फैक्ट, यानी ये लॉजिक है जिसके कारण हमने इसको प्राइम नंबर, जिसको हमने इरेशनल नंबर कहा था। तो यहाँ असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से हमारा यहाँ जो ऑप्शन हम चुनेंगे वो हमारा ऑप्शन होगा ए। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आएंगे। असर्शन है कि एलसीएम पी क्यू, कोई दो नंबर का एलसीएम जो दे रखा है वो 30 है और पी क्यू इनका एचसीएफ जो है वो 5 है, और अगर हम पी क्यू दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो 150 निकल के आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हमने एक रूल पढ़ रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर दो नंबर पी एंड क्यू थे तो उन दोनों का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम अगर उनका 30 है, एचसीएफ उनका 5 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 150 यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये असर्शन एकदम सही है। रीजन में देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है, रीजन में क्या दे रखा है कि एलसीएम ऑफ ए बी यानी दो नंबर्स का एलसीएम और उनका एचसीएफ उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है और इसके पीछे आंसर जो उसका कंसेप्ट जो है यही है। तो इसका मतलब इस वाले केस में असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो यहां हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, ऑप्शन ए। इसके बाद हम आगे आएंगे, इसके बाद हम फिर अगले क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।
जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। असर्शन दे रखा है इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन एलसीएम क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी जैसे रूल पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो सकता है। तो अगर हमारे सामने एलसीएम अगर हमारे सामने दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, वो दे रखा है 5780 और उनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 17 और एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। 5780 में हम सीधे 17 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम 17 का डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे तो हम देखेंगे तो 17 3 जा कितना जाएगा 51, तो फिर यहाँ 6 बचेगा और फिर उसके बाद में 17 4 जा 68 और फिर उसके बाद 0। तो हमने देखा एलसीएम इसका क्या बच रहा है 340 और वही यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था, यानी असर्शन में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो एकदम सही है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब रीजन में क्या होगा, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये एक स्टेटमेंट है। तो हम चेक करेंगे क्या एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है, तो ये बात भी एकदम सही है। जब हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल रहे होते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको देख रहे होते हैं, यानी एचसीएफ को देख रहे होते हैं, और फिर जो कॉमन नहीं है उनको एज ए प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो इसलिए हमेशा एचसीएफ जो है एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट अपनी जगह ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन इसके कंसेप्ट, इसका जो कंसेप्ट है वो ये नहीं है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों अपनी जगह ट्रू है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसके ऐसे केस में हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, बी। तो जैसे भी आपने इसका आंसर देखा, इस तरह से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको यही जांचना होगा कि पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं, दूसरा ये देखना होगा दूसरा भी सही है नहीं, और तीसरी बात देखनी होगी क्या दूसरा स्टेटमेंट यदि सही है तो क्या वो पहले वाले को एक्सप्लेन करता है या नहीं। तो इस तरह से हम असर्शन रीजन में ए बी सी डी ऑप्शंस का चुनाव करेंगे। अब हम कुछ केस स्टडीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सीबीएसई में केस स्टडीज के भी क्वेश्चंस जोड़े गए हैं पिछले 2-3 वर्षों से। ये बड़े अच्छे सवाल होते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चंस होते हैं। आपको इसमें जो सिचुएशन दे रखी होती है उसको रीड करके अंडरस्टैंड करना होता है और उस सिचुएशन से जुड़े हुए ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और जैसे कि एक केस स्टडी हम अपने सामने लेकर के चलेंगे जो चैप्टर 1 से जुड़ी हुई है कि अ शॉपकीपर हैज 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स एंड 130 आर्ट्स स्ट्रीम बुक्स। तो 430 उनके पास साइंस की बुक्स हैं और 130 उनके पास आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़ी हुई बुक्स हैं। He wants to stack them in such a way that each stack has same number. Stack यानी उनके बंडल बनाना चाहते हैं एक प्रकार से, और they take up the least area of the surface. तो अब क्वेश्चन इस पर बेस्ड क्या दे रखे होते हैं, एक सिंबॉलिक पिक्चर आपके सामने यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पहले इससे जुड़ा हुआ क्या है, तो a number has no factor other than 1 and number itself is। तो ये तो एक सिंपल कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जिसका कोई फैक्टर अदर देन 1 ना हो, है ना, एंड द नंबर इटसेल्फ, और अदर देन 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं। तो सब लोगों ने प्राइम एंड कॉम्पोजिट पढ़ा होगा, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, तो इमीडिएटली हम इसका आंसर टिक कर देंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए एक स्टैक में कितनी बुक्स आनी चाहिए, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 420 एंड 130 टोटल बुक्स हैं हमारे पास, 420 बुक्स हैं एंड 130 बुक्स हमारे पास हैं, और इनको हमें स्टैक यानी बंडल में बनाना है, और एक बंडल में हमें हर बंडल में हमें इक्वल नंबर ऑफ बुक्स लेनी है। तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि हमें कुछ ऐसे नंबर की तलाश है जो इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे 420 एंड 130 का, जिसके लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 420 का। तो जब 420 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 21 420 और फिर 2 और इंटू 5 ये और आ जाएगा निकल के। तो यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे ऑफ 130 का। ऑर्डर मायने नहीं रखता क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, ऑर्डर आगे पीछे आप कर सकते हैं। और 130 वैसे ये है कि छोटे छोटे नंबर पहले हो फिर बाद में बड़े बड़े नंबर आते जाए तो अंडरस्टैंडिंग में आसान रहता है। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5 इंटू 13। हम जैसी एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, एचसीएफ का मतलब है इन दोनों में जो कॉमन चीज है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो इन दोनों में हमें कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में 2 कॉमन है और इन दोनों में 5 कॉमन है। तो इसका मतलब 2 एंड 5 ये कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि 10 नंबर ऑफ बुक्स हर स्टैक में अगर रखी जाए तो हम हर एक जो स्ट्रीम की जो बुक्स है उनकी इक्वल
क्या नाम है, इक्वल नंबर ऑफ बुक्स के स्टैक्स प्रिपेयर कर सकेंगे। तो जैसे अगर देखा जाए साइंस की स्ट्रीम के बुक्स के कितने स्टैक बनेंगे, तो 420 में यदि आप 10 का डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा 42 स्टैक बनेंगे साइंस बुक्स के। और 130 में अगर आप डिवाइड कर देंगे 10 का तो पता चलेगा 13 स्टैक बनेंगे आर्ट स्ट्रीम की बुक के। तो नंबर ऑफ स्टैक भी हो सकता है, अगर आगे पूछे तो हम चेक कर सकते हैं कि 5 और ये 55 नंबर ऑफ जो है स्टैक्स प्रिपेयर होंगे। अब यहाँ पे अगर हमें जो सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, तो ईच स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हम कितनी प्लेस कर सकते हैं, 10। अब हम देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इस पर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस मैथमेटिकल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया गया था, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल किया गया था, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, या नन ऑफ द अबव का। तो स्वाभाविक अभी आपके सामने सॉल्व किया था तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें एकदम क्लियर हो रहा है। चौथे क्वेश्चन में अगर हम आएंगे कि इफ द शॉपकीपर डबल्स द क्वांटिटी, यानी जो 420 की क्वांटिटी थी अगर हम उसको डबल कर दें यानी कि वो हो जाएगी 840, और जो क्वांटिटी 130 की थी उसको भी अगर हम डबल कर दें तो क्या क्या हो जाएगी क्वांटिटी, वो 260। अगर डबल कर दें देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, यानी ये क्वेश्चंस पहले वाला ही है, बस डबल कर दी गई है क्वांटिटी। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब आपने इन दोनों से जुड़ा हुआ जब आपने एचसीएफ निकाला था तो 10 था, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स केवल 10 थे। अब 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो यानी 2 भी एक फर्दर इनका कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। तो यानी ऐसे में जो क्वांटिटी है, यानी जो एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स हैं वो भी डबल हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर अगर आ रहा होगा तो हम डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं अगले क्वेश्चन में। जी, अब लास्ट क्वेश्चन है इससे संबंधित, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन बुक स्ट्रीम्स। अभी जो बुक्स दे रखी है इसका एलसीएम निकालना है। तो जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा था 420 का, तो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे सामने था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हम चेक कर लेंगे एक बार इसको। 4 यहाँ से 10 हो जाएगा, 4 3 21, 420 बिल्कुल सही आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे यहाँ पे 130 का, तो 130 में हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, ये आ गया। जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं, जब हमें एलसीएम निकालना होता है इन दोनों नंबर्स का, तो एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं कि कई तरह से सबका अलग अलग तरीका है निकालने का। एक ये भी है कि अगर आप देखिए कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है और यहाँ 7 की पावर 1 है। इस केस में यहाँ देखेंगे 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है। एक सिंपल मेथड ये होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे एक फैक्टर्स आपको ये दिख रहे हैं, एक फैक्टर्स आपको ये दिख रहे हैं, आप इनमें जो भी फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर्स को लिखते जाइए। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर नहीं है तो मिनिमम 3 की पावर 1 जरूर लिखेंगे, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है तो यहाँ 5 की पावर 1 जरूर लिखेंगे, यहाँ 7 की पावर 1 है तो जरूर लिखेंगे, यहाँ 13 की पावर 1 है तो जरूर लिखेंगे। यानी कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं अगर दोनों में से किसी एक में तब भी आप लिखेंगे, और यदि दोनों में है तो मैक्सिमम पावर को लिखेंगे, तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकल करके आता है। हम इसको जब चेक करेंगे तो 4 4 जा 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 7 3 जा 21 और उसके बाद में 13। अब हम इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ निकल के आएगा ये 420 इंटू 13 और 13 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26, फिर आएगा 13 4 जा 52 और 54 हो जाएगा यहाँ पे नंबर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5460 यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये केस स्टडी थी, इसी तरीके की केस स्टडीज और भी हम आगे देखेंगे। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडीज की तरफ। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेमिनार कंडक्ट किया है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एजुकेटर्स हैं यानी टीचर्स हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60। यानी हिंदी के जो टोटल अगर हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स हैं कितने 60 हैं। इंग्लिश के अगर हम टोटल पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे तो 84 हैं और मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे टोटल
पार्टिसिपेंट्स की तो 108 है रेस्पेक्टिवली। अब ये केस हमारे सामने दे रखा है और इसकी एक सिंबॉलिक पिक्चर भी आपके सामने है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 108, यानी सीधी सी बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108 करना है आपको, और जब 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, तो यहाँ 54 बचा, फिर 2 निकल के आएगा तो यहाँ 27 बचेगा, फिर 3 निकल के आएगा, फिर 3 निकल के आएगा और फिर 3 निकल के आएगा। तो ये 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, यानी इसमें 2 की पावर 2 आया और 3 की पावर 3 निकल करके आया। तो हम यहाँ चेक करेंगे क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब जो जो प्राइम नंबर्स हैं, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके, और इनकी पावर, इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 है, तो पावर्स का सम कितना होगा 5, तो यह ऑप्शन हमारा होगा डी। अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे, तो इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, यानी हर रूम में, ईच रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बिठाना है एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऐसे कितने होंगे, तो सीधी सी बात है कि हमको इन तीनों नंबर के लिए एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिसके इसके भी नंबर ऑफ, जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स एक रूम में हिंदी के आ सकेंगे, कितने इंग्लिश के आ सकेंगे और कितने मैथमेटिक्स के आ सकेंगे, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फिर से हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हिंदी के जो भी नंबर ऑफ टीचर्स यानी 60 है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल करके आएगा। फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इंग्लिश के टीचर्स का जो कितने हैं टोटल 84, तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे निकल के आएगा 2, फिर 42 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 21 बचा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और फिर हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108, यानी कि मैथमेटिक्स के टीचर का जो 108 टीचर्स थे, और यहाँ भी हम इसका कर चुके हैं पहले से ही, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे सामने है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में चैप्टर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने इन सब चीजों को बड़े आराम से सीखा है। अब हमें चूंकि एक नंबर निकालना जो इक्वली डिवाइड कर सके, इसका मतलब हमें क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब इनमें जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, तो हम देखते हैं तीनों में 2 है, तीनों में यहाँ भी 2 है, ये वाला हम देखेंगे, तीनों में ये 3 भी है, लेकिन ये बाकी नंबर्स आपस में कॉमन नहीं है, तो फिर हम चेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 वो नंबर है, मतलब वो संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगी बराबर। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है फिर से, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। अगर हम 12 से इसमें डिवाइड कर दें, 12 से इसमें भी हम डिवाइड कर दें और 12 से हम इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, तो यहाँ 5 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हिंदी के सारे टीचर्स 5 रूम में आ जाएंगे अगर 12-12 करके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, इंग्लिश के सारे टीचर्स 7 रूम में आ जाएंगे अगर 12-12 करके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, और मैथमेटिक्स के टीचर 108 जो हैं वो 9 रूम्स में आ जाएंगे अगर 12-12 करके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। तो जो क्वेश्चन का इंटेंशन था उसके अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा वो 12 होगा। अब ये जो डिवाइड हम कर देते हैं वो इसलिए कि ताकि एक प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग हो सके और आगे के अगर सवाल हो तो उसको हम जल्दी से आंसर दे सकें। तो हम आगे चलेंगे इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे इस सीरीज में। What is the minimum number of rooms required during this event? अब मिनिमम रूम आपको पता चल जाएंगे, जैसे हमने डिवाइड किया था, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिंदी के टीचर्स थे वो कितने थे, 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 5 रूम चाहिए इनके लिए। फिर दूसरे टीचर्स कौन से थे, इंग्लिश के, वो कितने थे 84 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो यहाँ पे 7 रूम चाहिए। फिर कौन से टीचर थे हमारे पास, मैथमेटिक्स के, कितने थे 108 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमको यहाँ पर 9 रूम चाहिए होंगे, तो यहाँ पे 5 और 7 12 और 9 टोटल 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा 21 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108, अब हमें इनका अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो इनका एचसीएफ, जब हमने पीछे फैक्टराइजेशन किया था तो एचसीएफ के बाद में उनमें एक एक नंबर बच रहा था, तो उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमारा एलसीएम भी निकल करके आएगा। जैसे हमने 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या निकल करके आया था, वो निकल के आया था 2 इंटू, यहाँ 30 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे फर्दर तो यहाँ 15 बचा, 3 इंटू 5, और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे किसका, 84 का, तो यहाँ से आएगा देखिए 2
42 बचा, 2 21 बचा, 3 और इंटू 7। फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 108 का, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 से डिवाइड करा तो यहाँ 54 बचा, 2 से डिवाइड करा 27, फिर इंटू 3 आएगा, इंटू 3 इंटू 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब जो हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ क्या देखते हैं, 2 की पावर कितना है 2 है, ये 3 की पावर कितना है 1 है, 5 की पावर कितना है 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितना है 2 है, 3 की पावर कितना है 1 है, 7 की पावर कितना है 1 है, यहाँ 2 की पावर कितना है 2 है, 3 की पावर कितना है 3 है। तो हमने कहा ना कि जो मैक्सिमम पावर से उनको लिखते जाते हैं, जैसे 2 की पावर सब में मैक्सिमम कितना है 2 है, और यहाँ 3 की पावर मैक्सिमम कितना है 3 है, और 5 यहाँ पे कहीं और नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे, 7 केवल यहीं पे कहीं और नहीं है तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे। तो हम जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जा 4 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 निकल के आएगा और फिर यहाँ पे 7 निकल करके आएगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे 5 4 जा 20, 20 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 140, 20 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 140 इंटू 27। जब 140 इंटू 27 का हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 27 जा 108 निकल के आएगा यहाँ पे, और 108 का 8 10 आएगा, और 20 यहाँ पे 37 निकलेगा, 3780 यानी यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब अगले क्वेश्चन में, तो इसका इस कैटेगरी में लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108, यानी इनका एचसीएफ और एलसीएम जो था उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी हमने एचसीएफ निकाला तो हमारा एचसीएफ निकल के आया था 12, और हमने एलसीएम निकाला था तो आई गेस निकल के आया था 3780। तो यानी कि इन दोनों का आपको प्रोडक्ट कर देना, तो जो सही आंसर होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो ये इस तरह से मतलब केस स्टडीज आएंगी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के केस स्टडीज इसी प्रकार से आएंगी। अब हम आपको 3 केस स्टडीज आपके सामने, 1-2 केस स्टडीज आपके लिए हम डिस्प्ले करते हैं और उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करेंगे केस स्टडीज और उसका कौन सा क्वेश्चन है, तो जिससे कि लगेगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, तभी फायदा होगा। खाली वीडियो देख लेने से आपको क्लियर नहीं होंगी चीजें, इससे एक आइडिया लगेगा, लेकिन तुरंत ही अगर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे हम क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट हमें समझ में आया या नहीं आया। तो जैसे एक अगली केस स्टडी आपके सामने है, टू enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library। तो रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए स्कूल ने ये इस तरह से एक इनिशिएटिव लिया था। There are 2 sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. दो अलग अलग सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अब बेस्ड ऑन द अबव पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप जब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो CS3 लिख करके क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है वो मेंशन कर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 36 के प्राइम फैक्टर्स की पावर क्या है, पिछले केस स्टडी से जुड़ा हुआ सवाल है, बाकी डिटेलिंग हम नहीं देंगे, आप इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। मिनिमम कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं जो आपको एक्वायर करनी होगी क्लास लाइब्रेरी के लिए, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। आपको कितनी मिनिमम बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि आप उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इन सभी सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन आएगा, इफ 288 बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी, हाउ मेनी विल ईच गेट। तो अगर सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी तो हर एक बच्चे को कितनी बुक्स मिलेंगी। बहुत सिंपल सवाल है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, हम आंसर का वेट करेंगे कमेंट बॉक्स में। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, यानी अगर ये बात सही है तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा। तो इसके भी हम आंसर का वेट करेंगे आपके। और इसमें लास्ट क्वेश्चन होगा, इफ P एंड G आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P एंड Q, इसको मानेंगे हम यहाँ, इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट P जो है वो ये है एंड Q जो है वो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, तो देन एलसीएम आपको निकालना है P एंड Q का। तो इनमें से इनका सही एलसीएम क्या होगा, इसको भी हम कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करेंगे। फिर हम एक केस स्टडी आपको और देते हैं, फैक्टर ट्री। जैसे क्वेश्चन है, इन ए मॉर्निंग वॉक नविका, अर्जुन एंड वेदांत स्टेप ऑफ टुगेदर,
यानी टहलना एक साथ शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजरिंग 240 सेंटीमीटर एक का, दूसरे का स्टेप 90 सेंटीमीटर का था, तीसरे का था 120 सेंटीमीटर का रिस्पेक्टिवली। तो दे वांट टू गो फॉर ए जूस शॉप फॉर ए हेल्थ इश्यू विच इज सिचुएटेड नियर बाय देम। तो ये 3 बच्चे हैं जूस शॉप की तरफ जाएंगे और उनके स्टेप्स के मेजरमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब आपके सामने यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखेंगे। फैक्टर ट्री इज ए चेन ऑफ फैक्टर्स विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है फॉल्स है, आप कमेंट में करके बताएंगे। फाइंड द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, पिछले सवाल की तरह है, इसमें भी आपको बताना होगा। Find the minimum distance of shop from where they start to walk together so that one can cover the distance in complete steps। तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सॉल्व करके। और फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम टू रीच द जूस शॉप। तो ये भी मतलब इससे जुड़ा हुआ सवाल है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताएंगे। तो बेसिकली ये रियल नंबर चैप्टर से जुड़े हुए कुछ असर्शन रीजन और कुछ केस स्टडीज के क्वेश्चंस की एक सीरीज थी, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको यहाँ एक्सप्लेन किए गए और कुछ आपको करने के लिए दिए गए हैं। वीडियो देखने का पर्पस तभी पूरा होगा, वीडियो या मोबाइल से इसको पढ़ने का पर्पस तभी पूरा होगा जब आप जिन सवालों को आपने समझा है उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जब आप उनको सॉल्व करेंगे। आप कमेंट में उनसे जुड़े हुए अगर कोई क्वेरी हो, कहीं भी कुछ अगर डाउट किसी तरीके का रहा हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको वहीं पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर के असर्शन रीजन के साथ हम जल्दी आपके सामने वापस आएंगे। थैंक यू सो मच।